तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करे थे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब जब मैं 6th क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ये आपको काफी बड़ा लगने वाला है, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसका जो लिखा हुआ कंटेंट है जो, वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देख के बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर देते, सरेंडर कर देते हैं कि साहब हमसे नहीं होगा क्वेश्चन, बस हमसे नहीं होने वाला इतना बड़ा क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों आया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का? इतना हम तो एक्सपेक्ट करके गए थे छोटा आएगा, पर इतना बड़ा कैसे आ गया? हम नहीं करते, छोड़ो, कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत बस आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। जो भी सवाल होता है उसको आपको जस्ट उसकी हिंदी बनानी है अपने मन ही मन। और एक बार अगर आप पूरा सवाल आराम से रुक रुक के थम थम के पढ़ेंगे तो आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। और बाद में जब आप पूरा सवाल अच्छे से पढ़ के एनालाइज कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे आसान सवाल जो था वो यही था, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता लगेगा कि सबसे आसान सवाल जो है वो यही है, क्योंकि सवाल जितना बड़ा दिखता है ना वो होता उतना आसान है। बस उसको रीड करके थोड़ा एनालाइज करना होता है, डरना नहीं है, थोड़ा सा अपने नर्व्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, बस हल्का सा, ठीक है ना। वो जो नस कांप जाती है ना वो कांपने मत दो, बाकी तो सवाल तो हो ही जाएगा आराम से। तो चलो देखते हैं यार है क्या इस सवाल में आखिर। इसकी सवाल स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इस पे इतनी बातें कर ली। तो चलो अब शुरू करता हूँ ये इस क्वेश्चन को। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38, ठीक है। कैल्शियम जो है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20, ठीक है। कैल्शियम सराउंडेड है कुछ एलिमेंट से, ठीक है। कैल्शियम सराउंडेड है कुछ एलिमेंट से जिनके एटॉमिक नंबर कुछ इस प्रकार हैं: 12, 19, 21 और 38। मतलब हमें एलिमेंट्स के नाम नहीं दे रखे, हमें उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा वो ऐसा एलिमेंट है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है या सिमिलर है? किसके सिमिलर है? कैल्शियम की सिमिलर है, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट की या कौन कौन से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है कैल्शियम की, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इस बात का पता हम किस प्रकार लगाते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, ठीक है। और अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम मान सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि वो सारे एक ही ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो देखो यार, पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखो, 2882, ये होगा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 282, ठीक है। इस पर्टिकुलर एलिमेंट का लिखते हैं 2883, ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2, 8, 18, ठीक है, एंड 2। तो देख पा रहे हो आप लोग कुछ ध्यान से कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 38 है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कैल्शियम के भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है उसके भी वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं कह सकता हूं
कि ये वाला एलिमेंट कैल्शियम और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 38 है, ये तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करेंगी। ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, और क्योंकि इन तीनों ही एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में लाई करेंगे। ठीक है, और किस ग्रुप में लाई करेंगे इसका भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड ग्रुप में लाई करेंगे। ठीक है, ये तीनों ही सेकंड ग्रुप में लाई करेंगे। और देख सकते हैं आप, कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। अब जो स्ट्रोंशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 38 होता है। ठीक है, तो हम 2 देख के ये कह सकते हैं कि ये सेकंड ग्रुप में तीनों ही लाई करते हैं। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया ही इस हिसाब से गया है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी उनको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर कैसे होती हैं? जब उनके वैलेंस शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देख के हम पीरियडिक टेबल में, वो भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ग्रुप का भी पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है। अच्छा, पीरियड का पता किस तरह लगाते हैं? कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं इसके पास? 1 2 3 4 शेल्स हैं। तो देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी जब हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला कौन सा है हमारा? 7th क्वेश्चन है। और जो टेबल बनाई है ना, ये इतनी बढ़िया सी टेबल, बढ़िया ये डिब्बे जो है बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, मेरे लिए तो परफेक्ट ही है ये डिब्बे। तो ये टेबल मैंने 7th क्वेश्चन के लिए ही बनाई थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पीरियडिक वाले चैप्टर से टेबल वाले सवाल भी आ गए हैं। ठीक है, टेबल वाले सवाल भी बोर्ड में आ गए हैं, और टेबल वाले सवाल देखते ही अपन कहते हैं सरेंडर, भाई छोड़ो, कूद के जंप करके किसी और सवाल में आओ, बस हाथ खड़े कर दिया हमने वहां। पर ऐसा नहीं है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। देखते हैं, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें टेबल वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि यही सेम टेबल आएगी इस साल भी, पर हाँ, जिस तरह से या जिस तरीके से मैं इस टेबल को अप्रोच करने वाला हूं, इस टेबल को एनालाइज करने वाला हूं, इसी तरह से अगर आपके पेपर में भी कोई टेबल आ जाती है, पीरियडिक चैप्टर से कोई टेबल वाला सवाल आ जाता है, तो आपको भी कुछ उसी प्रकार सोचना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि सोचना कैसे है ना। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि बच्चे को ये सिखाएं कि सोचना कैसे है। भाई तेरे को सवाल में सोचेगा कैसे, मेन चीज ये होती है, और वही मैं सिखाने की कोशिश करूंगा इस सवाल में आपको। ठीक है, तो चलो देखो क्या है 7th क्वेश्चन में हमारा। इन द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स की पोजीशन दे रखी है हमको A B C। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही कह दिया इन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने। हमें क्या करना है अब? राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन BA और सेकंड BC। हमें एक तो B एंड A मेरा क्या फॉर्मूला बताएगा ये बताना है, और दूसरे में B एंड C ये क्या फॉर्मूला बनाएगा ये भी बताना है। ठीक है, B एंड A और B एंड C। तो इसको कैसे एनालाइज करें? तो जब भी 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, बेसिकली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड हमेशा कौन कौन बनाता है? एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो जब भी 2 एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं तो हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर हमें उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होगी तब हम उनके
चार्जेस निकालेंगे, और चार्जेस निकाल के जो वो खेलते थे ना खेल 9th क्लास में, ऊपर ऐसे गोला लगा के यहाँ और ऐसे क्रॉस, वही वाला खेल यहाँ भी खेलना है। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे कि हम वैलेंसी कैसे निकालें, किसकी वैलेंसी, ए बी और सी की। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले बी को देखते हैं। बी यहाँ पे कौन से पीरियड में है, बी फर्स्ट पीरियड में है, बी का फर्स्ट पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड से मुझे क्या पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही शेल होगा, और वो शेल कौन सा होगा, ये शेल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड से तो हमें ये पता लग गया। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में भी है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में भी है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें एक बार को, तो इसके पास एक ही शेल है, और इस शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ये बात भी आपको पता है। इस शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो यहां भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि या तो बी में या तो बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर मान लो बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो हम बी को क्या मानेंगे कि बी हमारा हाइड्रोजन है। अच्छा, अब अगर बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो हीलियम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो इसलिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हीलियम का क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, हीलियम का जो वैलेंस शेल है, जो उसका के शेल ही है ना, हीलियम का जो वैलेंस शेल है वो के ही है ना, तो हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हीलियम किसी के साथ कंबाइन कर पाएगा, और क्या वो कोई पर्टिकुलर क्या वो पर्टिकुलर कोई कंपाउंड बनाएगा, हीलियम नहीं बना पाएगा। तो हम यहां से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि बी के पास एक ही शेल है के, और के शेल में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं। अगर मैंने इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो ये कौन सा एलिमेंट निकलेगा, मेरा हीलियम, और हीलियम किसी के साथ कंपाउंड बना ही नहीं सकता किसी और एलिमेंट के साथ। तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, ये मेरा हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इस बात का पता मुझे यहां से भी लग रहा है कि ये फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में है, जो बी एलिमेंट है मेरा, तो डेफिनेटली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। और हम थोड़ा सा एनालाइज करके भी हमने पता लगा लिया। तो ये हो गई बी की कहानी। अच्छा, अब बात करते हैं ए की। तो ए कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में। ठीक है, ए कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में। अच्छा जी, तो ए के पास 2 शेल्स होंगे, के और एल। ठीक है, तो के में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, और एल में मैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ए के पास चाहे कुछ भी हो जाए, ए जो है हमारा, ए के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं हो सकते। मरी से मरी हालत में भी ए के पास 11 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस देखो सेकेंड पीरियड में है ना, ये हमारा सेकेंड पीरियड में है, तो इसके पास 2 ही शेल्स होंगे, के और एल, और के में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। तो ए के पास कभी भी 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, अब यहां पे बस एक चीज आप लोग हल्का सा थोड़ा सा याद रखो कि जब भी हमारा ग्रुप 18 होता है, ठीक है, जो भी हमारा ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 जो होता है वो नोबल गैस फैमिली होता है। यहां पे जितनी भी गैसेस होती हैं, ये सारी हमारी नोबल गैस होती हैं, और सारी की सारी नॉन मेटल्स में काउंट होती हैं। और ये नोबल गैसेस किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, इसीलिए हम इनको नोबल गैस कहते हैं। तो ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, या जितनी भी ये गैसेस होती हैं, इनका ऑक्टेट या इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। इसके कारण ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकती। ठीक है, तो सोचो, अगर मान लो मेरा ए ग्रुप 18 में होता, ए मेरा जो है ग्रुप 18 में होता, तो ग्रुप 18 में तो हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, तो
मैं ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देता, 2,8। ठीक है, क्योंकि ए के पास तब भी मान लो एक बार को ए यहां ना होके यहां होता, तो मैं ए के पास तब भी, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में है तो के और एल शेल होते। अब क्योंकि ग्रुप 18 में सारी गैसेस का या सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट पूरा होता है, तो क्या हो जाता 2,8। अब मैं इसको अब बड़ी आसानी से कह देता कि ये मेरा क्या है, ये नियॉन है मेरा। लेकिन मैं यहां ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मेरा ए है वो ए यहां है ही नहीं। ए जो है वो मेरा ए यहां नहीं है, ए मेरा ग्रुप 17 में है। तो डेफिनेटली ए के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा एज कंपेयर टू अगर ए मेरा यहां पे होता। अगर मेरा ए यहां पे होता तो ए का ऑक्टेट पूरा होता, ऑक्टेट पूरा होता तो ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती 2,8। हम इजीली बता देते कि ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास होते हैं। लेकिन अभी मेरा ए कहां पे है, ए है मेरा 17 में, ग्रुप नंबर 17 में है। तो मैं ये इजीली आइडिया लगा सकता हूं कि ग्रुप नंबर 18 के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा 17 के पास। ठीक है, तो मैं इजीली आइडिया लगा लिया मैंने कि एल में, ठीक है, जो मेरा एलिमेंट ए है उसके एल शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके एल शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल शेल ही होगा इसका क्या, वैलेंस शेल। और ये है क्या मेरा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है क्या, ये मेरा फ्लोरीन नहीं है, ये मेरा फ्लोरीन नहीं है क्या, क्योंकि 2 7 9 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 9। और एटॉमिक नंबर किस पर्टिकुलर एलिमेंट का 9 होता है, फ्लोरीन नहीं होता क्या वो, तो डेफिनेटली ये मेरा फ्लोरीन होगा। अच्छा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 8 - 7, मतलब इसकी वैलेंसी आएगी 1। ठीक है, और ये बात तो आपको पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन सब के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इन सब के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, इन सब के ऊपर -1 चार्ज होता है। और जैसे ही फ्लोरीन पे मैं -1 चार्ज लगा देता हूं तो फ्लोराइड बन जाता है, क्लोरीन पे -1 लगाता हूं तो क्लोराइड बन जाता है, तो ऐसे ही। तो अब यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है, पर चार्ज हाइड्रोजन पे कितना है, +1 का। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो सॉरी, यहां मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। हाइड्रोजन यहां अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया +1। अच्छा, फ्लोरीन पे आ गया कितना, -1। अब क्या करूंगा, ये जो ये वाली कहानी जो हम 9th में करते थे यही करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ये HF। HF का क्या मतलब है, बेसिकली अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या बनेगा मेरा, Ba। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके कंपाउंड बनाता हूं तो क्या बनेगा मेरा, Ba। तो थोड़ा यहां ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां पे थोड़ा ध्यान से ये समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आपको ये बोल रहा था जो मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी, कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस वाला नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला हो जाएगा। कौन सी नोबल गैस वाला, हीलियम वाला। तो क्या हाइड्रोजन फिर कंबाइन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन की भलाई इसी में है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे ही दे। ठीक है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो कंपाउंड भी बना सकता है और स्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज थी थोड़ी। तो चलो, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो कितना टाइम लग गया इसे करवाने में, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा हल्का सा, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। और इतना याद रखना, जो ग्रुप 18 होता है वो पूरा नोबल गैस फैमिली का होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसके सेकेंड पार्ट में। अब मुझे बी और सी को लेके बनाना है, बी और सी को लेके कंपाउंड बनाना है। तो बी का तो मुझे पता है कि बी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस करा था। सी पे क्या होगा, तो यार सी पे
मुझे पता है कि ग्रुप नंबर 3 में है KLM, ग्रुप 3 में है तो इसके पास 3 शेल होंगे। अच्छा, मैक्सिमम कितने भर सकता हूं इलेक्ट्रॉन? 2, 8 भर सकता हूं, ठीक है। तो अगर C मेरा इसकी जगह यहां पे होता तो C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? 288, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रुप 18 में होता है तो जो उसका ऑक्टेट होता है या उसका डुप्लेट होता है वो हमेशा पूरा होता है। तो C अगर यहां पे होता तो उसके पास उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते और वो किसी के साथ कंबाइन ना करता। पर फॉर द टाइम बीइंग C मेरा यहां पे है ग्रुप 16 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे? एक। यहां जब C यहां से यहां आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहां से यहां आएगा तो एक और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि C के पास मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 16 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? ऑक्सीजन के पास, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 2-, ठीक है। तो अगर H+ और O2- कंबाइन करेंगे क्या होगा? H2O बनेगा। बेसिकली अगर मैं इस H2O को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा? ये B2C ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि इस तरह का सवाल आ गया ना, और अगर आपने कर नहीं रखा इसको एक बार भी, मतलब देखा नहीं इस तरह का सवाल आपने कभी अपनी क्लास में, तो ये नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरा क्या कहता है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट इसका, इज एनी ऑफ द 3 एलिमेंट्स ए मेटल, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या इन तीनों में से कोई मेटल है हमारा? क्या कोई मेटल है? तो मैं कहूंगा चलो देखते हैं कि कौन सा मेटल हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने बी का पता लगाया, बी क्या था मेरा? हाइड्रोजन था। अच्छा, मैंने ए का पता लगाया, ए क्या था मेरा? फ्लोरीन। सी का पता लगाया, सी था मेरा ऑक्सीजन। भाई साहब कौन सा मेटल होता है? फ्लोरीन एक काइंड ऑफ गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस ही होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है, सब तो नॉन मेटल है। मेटल कहां से आ गए यहाँ? तो हम यहाँ सिंपली रीजन दे देंगे कि हमने यहाँ पता लगा लिए कि ये एलिमेंट कौन कौन से होंगे, और हम सिंपली बता देंगे कि ए जो है हमारा फ्लोरीन है, सी ऑक्सीजन है, बी हाइड्रोजन है। तो इनमें से कोई भी जो है मेटल नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एलिमेंट मेटल नहीं होगा। तो ये हमारा खत्म होता है 7th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।